आज के वीडियो में हम लोग एमबीडी गाइड के सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ये वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले 10th के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलेगा ये कई पार्ट में चलेगा। इसमें हम लोग आज पार्ट 1 लेकर आए हैं। हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उन सभी को हम लोग लगभग 5 पार्ट में पूरा करेंगे और सामाजिक विज्ञान जैसे ही समाप्त होगा हम लोग अन्य विषय के क्वेश्चन आंसर के भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री के बाद हम लोग अन्य विषय के चर्चा करेंगे। एमबीडी गाइड के जैसे ही श्रृंखला समाप्त होगी हम लोग अन्य प्रकाशन के बुक के भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एमबीडी के अलावा भी अन्य प्रकाशन के भी गेस क्वेश्चन हमेशा प्रकाशित होते हैं और जो भी गेस गाइड के क्वेश्चन आंसर दिया जाता है उसमें ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट होते हैं, यानी कि उसका जो उत्तर होता है वो गलत प्रकाशित हो जाता है, गलत उत्तर टाइपिंग हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर सभी सही आंसर के साथ साथ उससे संबंधित जितने भी अन्य महत्वपूर्ण तत्व होगा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सही होगा उसकी भी चर्चा करते जाएंगे। तो जैसे कि इसी चैप्टर में आप देखेंगे कि लगभग 80 के करीब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। तो इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछने की संभावना बिल्कुल नहीं है, यानी कि मात्र 1% उसका चांस है कि वो एग्ज़ाम में पूछेगा, ज़्यादातर चांस है कि वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है और जो भी क्वेश्चन पर हम लोग टिक लगाते जाएंगे, वीवीआई करते जाएंगे, उस क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे। साथ ही साथ जो भी ऑप्शन के अनुसार अन्य तथ्य की चर्चा करना होगा हम लोग उस अन्य तथ्य के भी चर्चा करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला हमारा जो हिस्ट्री के चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद और इस चैप्टर के समाप्ति के बाद हम लोग अन्य चैप्टर पे चर्चा करेंगे। इसलिए जो वीडियो होगा हिस्ट्री का वीडियो वो मेरे ख्याल से 5 भाग में आपको डिवाइड होगा। अभी पार्ट 1 है, इसके अलावा भी अन्य पार्ट आपको समय समय पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला क्वेश्चन कर रहा है रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था। रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन के निवासी था। ब्रिटेन के अगर ऑप्शन न दे तो आप यहाँ पर इंग्लैंड या स्कॉटलैंड लगा सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर चांस है कि आपको ऑप्शन में ब्रिटेन देगा। तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन के निवासी था। और रॉबर्ट ओवन से एक क्वेश्चन और पूछता है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछेगा आपसे कि बताइए कौन व्यक्ति था जो बोले हुआ था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। यह कथन किसका है? यह रॉबर्ट ओवन का कथन है। ये जो पहला क्वेश्चन दिया है यह पहला क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 का नहीं, यह चैप्टर 2 का है। तो आपको एमबीडी गाइड ये बहुत सारे ऐसे गेस गाइड है जिसमें चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन न दे करके दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन भी डाल देते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो क्लास 9th के डाल दिए जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको निश्चित रूप से आपको याद करना है। तो यहाँ पर याद रखेंगे रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन के था और इसका कथन था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। यंग यूरोप की स्थापना सन 1834 ईस्वी में हुआ था मेजनी के द्वारा। यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों के चारों ऑप्शन गलत है। यंग यूरोप का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1834 में मेजनी के द्वारा। तो मेजनी के द्वारा दो आपको गठन के बारे में, 2 ग्रुप के बारे में पढ़ना है। मेजनी इटली के था और मेजनी के द्वारा सन 1831 में यंग इटली नामक संस्था बनाया गया और सन 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था बनाया गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें चारों कथन क्या है, गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है यंग इटली की स्थापना किसने किया था। अभी चर्चा किए थे हम लोग। यंग इटली की स्थापना मेजनी किया था। कब किया था? तो सन 1831 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है
यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? अभी चर्चा किए जी, यंग इटली पूछे चाहे यंग यूरोप पूछे, दोनों की स्थापना किया था मेजनी। और मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। अभी जो दोनों तीनों बात बताएं वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो याद रखेंगे। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। यंग इटली और यंग यूरोप ये दोनों संस्था मेजनी के द्वारा बनाया गया। यंग इटली बनाया गया था 1831 में और यंग यूरोप बनाया गया था सन 1834 ईस्वी में। यह तथ्य याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो इटली में राष्ट्रवाद के जन्मदाता के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जब जर्मन राज्य संघ और बहुत सारे संघ की स्थापना किया तो उससे प्रेरणा लेकर के ही यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रवाद की भावना आया था। और नेपोलियन इतना ताकतवर राजा था कि इसके डर से बहुत सारे देश के राजा महाराजा जो अलग अलग था वो एक हो गया था। इसलिए यूरोप में और इटली में राष्ट्रवाद के जन्मदाता के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। लेकिन इटली में राष्ट्रवाद को विस्तार कौन किया था? यह किया था मेजनी। राष्ट्रवाद के विस्तार किया था मेजनी, जबकि जन्मदाता कौन था? ये नेपोलियन था। नेपोलियन कहाँ के राजा था? नेपोलियन फ्रांस के राजा था और नेपोलियन सन 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना था। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण के मसीहा कौन था? इटली के एकीकरण के मसीहा मेजनी था। ये भी तीनों बात याद रखेंगे आप लोग। इटली के एकीकरण के मसीहा कौन था? तो मेजनी था। फिर पूछेगा इटली के एकीकरण के तलवार कौन था? तो इटली के एकीकरण के तलवार गैरीबाल्डी था। और इटली के एकीकरण के कूटनीतिज्ञ किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण के कूटनीतिज्ञ काउंट काबूर को कहा जाता है। काउंट काबूर को इटली के एकीकरण का कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। यह मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है, 6 नंबर याद रखेंगे। मेटरनिक कहाँ के था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? अभी बताया, इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी कहा जाता है। बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क जर्मनी को एक किया था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजा था। और ये जो कोसुत है, यह कोसुत हंगरी देश का राजा था। कोसुत हंगरी के राजा था। नेक्स्ट है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण सन 1871 ईस्वी में हुआ था और यह हुआ था बिस्मार्क के द्वारा हुआ था। बिस्मार्क के द्वारा ही रक्त एवं लौह की नीति अपनाया गया। तो याद रखेंगे, रक्त एवं लौह की नीति कौन अपनाया था? यह नीति अपनाया था बिस्मार्क, जो प्रशा के चांसलर था, यानी कि जर्मनी का था। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? अभी बताया है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। लेनिन कहाँ के था? तो लेनिन रूस के था। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है और मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? यह था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर था मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर था मेटरनिक और मेटरनिक नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। तो ये मेटरनिक यही इटली और जर्मनी दोनों के एकीकरण का प्रमुख बाधा था। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर के द्वारा किया गया था, जबकि जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा हुआ था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ए। बिस्मार्क का संबंध इटली से न होकर के जर्मनी से है। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन प्रणाली था। आपको पता होगा कि फ्रांस में लुई 14वां और लुई 16वां जैसे अयोग्य राजा राज कर रहा था। लुई 16वां के समय में ही बहुत ज़्यादा निरंकुशवादी नीति अपनाई गई, जिसकी वजह से वहाँ के लोग क्रांति किया था सन 1789 में। तो निरंकुश शासन प्रणाली से तंग आकर के फ्रांस में क्रांति हुआ था। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है?
तो फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत मुख्य 3 विद्वान को कहा जाता है, उसमें से एक रूसो है, एक वॉल्टेयर है, एक मॉन्टेस्क्यू है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें से कहा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा डी, और रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट है, फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की? इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा। संविधान सभा में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। ये सभी 9th क्लास के क्वेश्चन सब है, इसलिए आप लोग यदि 13, 14, 15, 16 ये क्वेश्चन अगर न भी ध्यान देंगे तो भी काम चलेगा। ये मुख्यतः 9th क्लास के क्वेश्चन है, इस पर आप कम भी ध्यान देंगे तो काम चल जाएगा आपका। क्वेश्चन है, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ अथवा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? यह हुआ था 4 अगस्त सन 1789 को, 4 अगस्त सन 1789 को। तो आप इन चारों क्वेश्चन पर ध्यान कम देंगे, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर हम वीवीआई आपको बोलते जाएंगे। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ये जो वियना है, यह वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। और वियना में जो वियना सम्मेलन हुआ था, वियना कांग्रेस, वह हुआ था सन 1815 ईस्वी में। तो याद रखेंगे, वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। क्वेश्चन पूछा है क्या कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो यह बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई। फ्रांस में शुरुआत में बुर्बो राजवंश था, लेकिन बाद में वहाँ के राजाओं को हटा करके नेपोलियन राजा बना था। तो नेपोलियन जब राजा बना तो बाद में नेपोलियन को 1815 ईस्वी में हरा दिया गया। उसके बाद फिर फ्रांस में पुराने राजवंश यानी कि बुर्बो राजवंश का शासन स्थापित हो गया। तो याद रखेंगे जी, वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था? तो यह किया था मेटरनिक। मेटरनिक कहाँ के था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर था। चूँकि वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, इसलिए उसका अध्यक्ष उसी देश का बनेगा, यानी कि मेटरनिक बना था। नेक्स्ट है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। यूरोपीय सभ्यता के पालना यूनान देश को कहा जाता है। तो याद रखेंगे, यूरोपीय सभ्यता के पालना पूछे तो यूनान को, और यूरोप के मरीज पूछे तो यूरोप के मरीज पूछेगा तो यह होगा तुर्की। दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखें, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है और यूरोपीय सभ्यता के पालना यूनान को कहा जाता है। अगला वही क्वेश्चन दिया, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? या तुर्की देश को कहा जाता था। नेक्स्ट है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। यूनान ही वह पहला देश था जो सबसे पहले ज्ञान विज्ञान कला साहित्य ये सबका विस्तार किया था। यहीं के लोग बाकी यूरोप में जाकर के ज्ञान विज्ञान कला साहित्य उसका प्रचार प्रसार किया था। तो सबसे मेन देश हो गया यूनान, इसलिए यूनान को यूरोपीय सभ्यता की पालना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया? ये किया था टीपू सुल्तान। जो टीपू सुल्तान है भारत के शासक है, ये मैसूर राज्य के शासक था। मैसूर राज्य के, मैसूर का नाम कर्नाटक हो गया है। तो टीपू सुल्तान फ्रांसीसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसी से प्रेरणा लेकर ये जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। टीपू सुल्तान के पिताजी कौन था? तो हैदर अली था। याद रखेंगे, मैसूर के शासक था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। ये प्रशा के क्या था? चांसलर था, और यह कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। नेक्स्ट है, बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? तो बिस्मार्क प्रशा का चांसलर 1862 ईस्वी में बना था। देखिए, जर्मनी जो देश है, उस जर्मनी देश में प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद होता है, उसी तरीक़ा से जर्मनी देश में प्रधानमंत्री के जैसा जो पद होता है उसको चांसलर कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? यह हेगेल के विचारधारा से प्रभावित था। कोई खास क्वेश्चन यह नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये 10th के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? बताया था वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था और इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो इसका अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। नेक्स्ट है, वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन था? अभी बताया है, मेटरनिक वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था।
अगला है विलियम प्रथम कहाँ के शासक था? विलियम प्रथम प्रसा के शासक था और विलियम प्रथम ही बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। तो विलियम प्रथम बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया था। नेक्स्ट है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ये टोटल कोड था 5। नेपोलियन कोड को ही नेपोलियन संहिता कहा जाता है। नेपोलियन संहिता, इसमें कुछ कानून के बाद लिखा हुआ था। और नेपोलियन कोड कौन बनाया था? नेपोलियन बनाया था। ये बनाया गया था सन 1804 ईस्वी में। सन 1804 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? इसका राइट आंसर है राइन संघ। राइन संघ की स्थापना कौन किया? नेपोलियन किया था। कब किया था? तो सन 1806 ईस्वी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है राइन संघ की स्थापना कब हुआ था? 1806 में हुआ था। कौन किया था? नेपोलियन किया था। और राइन संघ में कितना क्षेत्र था? तो राइन संघ को 39 क्षेत्र को मिलाकर के बनाया गया था। याद रखेंगे, जर्मनी के 39 क्षेत्र को जीत करके नेपोलियन राइन संघ का निर्माण किया था 1806 ईस्वी में। नेक्स्ट है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। और आप याद रखेंगे 1904 में भारत में सहकारिता की शुरुआत हुआ था। तो 1804 में नेपोलियन संहिता शुरू हुआ और 1904 में भारत में सहकारिता की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है मेटरनिख क्या था? तो मेटरनिख एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब है जो भी देश, जो भी राजा या जो भी देश कोई सुधार वाला काम करता था तो उसका विरोध में मेटरनिख हो जाता था। मेटरनिख कहना था कि शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो। यानी ये चाहता था कि हम जो शासन कर रहे हैं वो तरीका बहुत अच्छा है, इसमें किसी प्रकार के बदलाव नहीं स्वीकार किया जाएगा। तो हमेशा अपने जो भी विरोधी लोग था उसके खिलाफ कोई ना कोई प्रतिक्रिया देते रहता था, इसलिए इसे घोर प्रतिक्रियावादी कहा जाता है। नेक्स्ट है मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मेटरनिख का पतन 1848 में हो गया। क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में मेटरनिख युग से क्या समझते हैं? तो याद रखेंगे सन 1815 से लेकर के 1848 तक का जो समय अवधि रहा है उसे यूरोप के इतिहास में मेटरनिख युग के नाम से जानते हैं। और 1848 में मेटरनिख का क्या हो गया? पतन हो गया। तो मेटरनिख युग समाप्त कब हुआ? सन 1848 में मेटरनिख युग क्या हुआ? समाप्त हो गया। अगला है मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का क्या है था? चांसलर था। और मेटरनिख कथन याद रखेंगे शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो, यह कथन मेटरनिख का है। वियना कांग्रेस के अध्यक्ष कौन किया था? वियना कांग्रेस के अध्यक्षता मेटरनिख ही किया था। नेक्स्ट है मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया? तो मेजनी यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। अभी बताए थे थोड़ा देर पहले यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली हो गया, यंग यूरोप हो गया और एक और था फ्रेंड्स ऑफ इटली। ये सभी संस्था का निर्माण मेजनी के द्वारा किया गया था। यंग इटली 1834 में और यंग इटली 1831 में और यंग यूरोप 1834 में मेजनी के द्वारा गठित किया गया था। नेक्स्ट है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक संस्था से था। ये जो कार्बोनरी है ये बना था 1810 में। तो मेजनी जब शुरुआती समय में था मेजनी इसी ग्रुप का सदस्य बना था। मेजनी जब युवा अवस्था में आया तो जब मेजनी यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना नहीं किया था तब यह कार्बोनरी नामक ग्रुप से जुड़ गया था और यह कार्बोनरी नामक ग्रुप बना था 1810 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। और बाद में मेजनी यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का निर्माण करता, लेकिन शुरू में किसका सदस्य था? तो शुरू में यह कार्बोनरी नामक ग्रुप का सदस्य था। नेक्स्ट है जलबेराइन एक संस्था थी। तो जलबेराइन नामक जो संस्था थी वह व्यापारियों की संस्था थी। यह जलबेराइन नामक संस्था कब बना था? यह संस्था बना था 1834 ईस्वी में और किसका था? व्यापारियों के था। कहाँ के था? ये प्रसा के व्यापारियों के संस्था था जो 1834 ईस्वी में बनाया गया था। तो तीनों क्वेश्चन पूछता है जी जलबेराइन बना कब था? 1834 में। जलबेराइन कहाँ के संस्था था? तो प्रसा के संस्था था। प्रसा में किसका था? तो प्रसा के व्यापारी लोग के द्वारा यह संस्था बनाया गया था। नेक्स्ट है जलबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जलबेराइन की स्थापना नहीं बताया, प्रसा ने किया था। प्रसा के व्यापारी ने 1834 में। हंगरी की राजधानी कहाँ है?
तो हंगरी की राजधानी 28 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी होगा बुडापेस्ट। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। और रोम इटली का हो जाएगा, रूस के मॉस्को हो जाएगा, और फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बुडापेस्ट हंगरी के हो जाएगा, रोम हो जाएगा आपको, रोम हो जाएगा इटली के, मॉस्को हो गया रूस के, पेरिस हो जाएगा फ्रांस के राजधानी। नेक्स्ट है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी के भाषा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, हंगरी के भाषा हो गया मैग्यार। हंगरी के भाषा क्या है? हंगरी के भाषा होगा मैग्यार। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया इससे। अगला है, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताए थे कोसुत हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किया था। गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहते हैं। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजा था। हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता 1946 में हुआ था। 1946 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था गांधी जी के द्वारा। ये देखिए तीसरा चैप्टर के क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में दे दिया, इसे मिक्स करके दे दिया हुआ है। आप लोग मैनेज कर लेंगे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे उसको ध्यान रखते जाएंगे। नेक्स्ट है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध जो हुआ था, यह हुआ था 1866 में, और यह हुआ था प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच। प्रासा वर्सेस ऑस्ट्रिया। इसमें क्या हुआ था? प्रासा जीत गया था, ऑस्ट्रिया हार गया था। तो प्रासा की जीत हुआ था, और ऑस्ट्रिया के क्या हुआ था? प्रासा जीता था, ऑस्ट्रिया की हार हुआ था। तो सेडोवा के युद्ध में पराजय किसका हुआ? तो ऑस्ट्रिया के पराजय हुआ, प्रासा जीता था। कब हुआ था सेडोवा के युद्ध? 1866 में हुआ था सेडोवा के युद्ध। नेक्स्ट है, सेडोवा के युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये बताएं। सेडोवा के युद्ध यह हुआ था प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच, ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, सेडान के युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडान के युद्ध हुआ था 1870 में, और यह हुआ था प्रासा और फ्रांस के बीच। प्रासा वर्सेस कौन था जी? फ्रांस था। तो इसमें प्रासा जीता था और फ्रांस हार गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें होगा प्रासा और फ्रांस के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1870 में हुआ था। अगला, जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी के एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। याद रखेंगे, 1871 में जर्मनी के एकीकरण, 1870 में इटली के एकीकरण, और 1975 में वियतनाम के एकीकरण हुआ था। वियतनाम के एकीकरण पूछे तो 1975 में, इटली के 1870 में, जर्मनी के 1871 में हुआ था। नेक्स्ट है, जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन संघ का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट किया था। कब किया था? 1806 में किया था। और कितना देश को मिला किया था? तो 39 क्षेत्र को मिला करके जर्मन राइन संघ बनाया गया था। अगला है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की देश के पराजय हुआ था, और सन 1832 में यूनान तुर्की देश से आज़ाद हो गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, यूरोपीय सभ्यता के पालना तो यूनान को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। और यूरोप के मरीज तुर्की देश को कहा जाता है, ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध 1854 में हुआ था। आप सी याद रखेंगे, 1853-54 में क्रीमिया युद्ध हुआ था। और क्रीमिया युद्ध में कौन हार गया था? तो क्रीमिया युद्ध में रूस देश हार गया था। क्रीमिया जो जगह है वो अभी वर्तमान में रूस के पास है। क्रीमिया का जो इलाका है, क्रीमिया एक क्षेत्र का नाम है, और यह क्षेत्र रूस में है। नेक्स्ट है, कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ था? यह स्थापना हुआ था 1810 में। 1810 में। देखिए, ये कन्फ्यूजन बच्चा में रहता है हमेशा। क्वेश्चन पूछता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? उसका राइट आंसर होता है कार्बोनरी। और कार्बोनरी नामक संस्था बना था 1810 में, और मेजनी का जन्म हुआ था 1805 में। तो बच्चा में कन्फ्यूजन रहता है कि 1805 में जब मेजनी का जन्म हुआ तो 5 साल के बाद ही यह कैसे कार्बोनरी नामक ग्रुप बनाया। पहला बात यह कि कार्बोनरी नामक जो ग्रुप था वो मेजनी द्वारा नहीं बनाया गया था। कार्बोनरी नामक ग्रुप बनाया गया था दूसरे के द्वारा। और 1805 में जब मेजनी जन्म हुआ तो इसका मतलब यह था कि 5 साल के बाद ही यह ग्रुप ज्वाइन कर लिया। मेजनी जब युवा अवस्था में आया तब कार्बोनरी का सदस्य बना था।
कार्बोनरी नामक ग्रुप बना था 1810 में, तो बाद में जाकर के मेजनी इसका सदस्य बना था। फिर बाद में मेजनी यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना करता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका जन्म हुआ था 1805 में, लेकिन सदस्य बना था बहुत बाद में। 1810 में बना था ग्रुप, लेकिन बहुत बाद में जाकर के कार्बोनरी का सदस्य बना था मेजनी। नेक्स्ट है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ये बताए थे आपको, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। काउंट काबूर को इटली के एकीकरण के कूटनीतिज्ञ कहा जाता है और विक्टर इमैनुअल इटली के क्या था? तो राजा था। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यह माना जाता है सन 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से। सन 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ, उसी में राष्ट्रवाद की अवधारणा की क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? यह किया था बिस्मार्क। बिस्मार्क प्रसा के चांसलर था और बिस्मार्क के द्वारा ही सन 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट है, लाल कुर्ते का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ते का गठन गैरीबाल्डी किया था। गैरीबाल्डी से 3 क्वेश्चन याद रखेंगे, पूछता है हमेशा। गैरीबाल्डी लाल कुर्ती सेना के गठन किया था। गैरीबाल्डी के पेशा क्या था? तो गैरीबाल्डी के पेशा नाविक था और गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। ये तीनों में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे तीनों के तीनों बात। नेक्स्ट है, देखिए लाल कुर्ती से और बात याद रखेंगे। अगर लाल कुर्ती कहेगा तो गैरीबाल्डी, लेकिन पूछेगा इंडिया में लाल कुर्ती नामक संस्था कौन बनाया? तो यह बनाया था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा लाल कुर्ती नामक सेना बनाया था। आपको ऑप्शन में जब खान अब्दुल गफ्फार खान दे तो खान अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था और फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा ही सन 1871 में जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, वर्साय की संधि कब हुआ था? ये सब 9th के क्लास के क्वेश्चन है, इसको इग्नोर करके चलिएगा आप लोग, ये नहीं पूछा जाएगा। वर्साय की संधि हुआ था 1919 में और ये वर्साय की संधि किसके बीच हुआ था? तो ये मित्र राष्ट्र और जर्मनी देश के बीच हुआ था। वर्साय की संधि किसके साथ? तो जर्मनी के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मारियान फ्रांस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक था, जबकि जर्मनी देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक जर्मेनिया था। जर्मेनिया जर्मनी में राष्ट्रवाद के प्रतीक था और मारियान फ्रांस में राष्ट्रवाद के प्रतीक था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों के स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया था? ये भी आइए याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। यह होगा लॉर्ड बैरन। ये जो लॉर्ड बैरन है ये इंग्लैंड के था, लेकिन ये यूनान के स्वतंत्रता के समर्थन था, इसलिए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेता है और वहीं पर उनका मृत्यु हो जाता है, यानी कि शहीद हो जाते हैं। यह क्वेश्चन याद रखेंगे, बीबीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गैरीबाल्डी के पेशा क्या था? बताया था जी, गैरीबाल्डी के पेशा नाविक। ये नाविक था, पेशे से नाविक था। नाविक होता नाव चलाने वाला। देखिए गैरीबाल्डी होता है, इसके पास बहुत जहाज़ था और बहुत सारा नाव था। तो जिसके पास जहाज़ होगा, नाव होगा, उसको तो चलाना आता ही होगा, इसलिए इसे नाविक कहा जाता है। इसको इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था और यह कब हुआ था? सन 1838 में हुआ था। नेक्स्ट है, वार एंड पीस किसकी रचना है? ये भी सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है। वार एंड पीस यह लियो टॉल्स्टॉय के रचना है, किताब के नाम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको इसका नाम हिंदी में पूछ लेगा, युद्ध और शांति। तो वार एंड पीस को हिंदी में बोलेंगे युद्ध और शांति। युद्ध और शांति पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया, यह भी बात ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स के द्वारा एक किताब लिखा गया था, काफ़ी प्रसिद्ध है, दास कैपिटल। तो क्वेश्चन पूछा गया, दास कैपिटल एक बुक किसके द्वारा लिखा गया? तो यह जो बुक है वह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। दोस्तोयेव्स्की से क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन याद रखेंगे, क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट यह दोस्तोयेव्स्की के द्वारा लिखा गया, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध सन 1870 में हुआ और इसी के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण भी पूरा हुआ था सेडान युद्ध के बाद ही। क्यों हुआ था? ये आप जब मुख्य वीडियो देखेगा, मुख्य लेक्चर, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यह हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि और यह हुआ था सन 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह बोले हुआ था मेटरनिक। और मेटरनिक ही बोले हुआ था कि शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो। या ऑस्ट्रिया के क्या था? तो चांसलर था। नेक्स्ट है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली के समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? यह था काउंट काबूर। काउंट काबूर जब प्रधानमंत्री बनता है तब वह इटली के समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना देता है, जो इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के मेन लेक्चर जिसमें डिटेल से सब बात को बताया गया है, तब आसानी से सब बात समझ में आएगा। ये ऑब्जेक्टिव है, इसे डिटेल से बताना यहाँ पर उचित नहीं बनेगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन कवर करना है। नेक्स्ट है, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये बता दिए थे, सेडान में हुआ था 1870 में फ्रांस सेडान की युद्ध। नेक्स्ट 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? यह हुआ था तुर्की और रूस के बीच। तुर्की और रूस के बीच कौन संधि हुआ था? एड्रियानोपुल की संधि हुआ था। कब हुआ था? 1829 में हुआ था। नेक्स्ट है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है हनोई समझौता से। यहाँ पर नहीं दिया है, हनोई समझौता होगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा, इनमें से कोई नहीं। वियतनाम की जो राजधानी है वह है हनोई और हनोई समझौता हुआ था 1946 में। नेक्स्ट है, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? यह स्थापित हुआ था संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। संवैधानिक राजतंत्र के मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि राजा तो होगा लेकिन राजा काम करेगा संविधान के अनुसार, यानी कि राजा मनमानी नहीं करेगा। राजा किसके अनुसार करेगा? संविधान के द्वारा लिखी गई बात के अनुसार। जहाँ पर राजा काम करता उस देश को बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में फांसीवाद और नाजीवाद का शासन स्थापित हुआ। फांसीवाद का जनक कौन था? मुसोलिनी था और नाजीवाद के था हिटलर। ये भी 9th क्लास के बात है लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चैप्टर 6 के क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन मिला 70 में से, जिसमें आपको सेकेंड, थर्ड और भी चैप्टर के क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया है। हालांकि आप लोग को सभी क्वेश्चन को डिटेल से देखना है। जो BVI बताया है उस क्वेश्चन पर आपको ध्यान से उसको आपको पूरा करना है। तो हमारा ये पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग जैसे ही दो तीन और वीडियो होगा उसमें पूरे ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेंगे। इसके बाद अन्य जो प्रकाशन के गाइड होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।